Hello everyone, welcome back. Okay, so in last lecture, we have discussed about the potential energy and the work kinetic energy theorem for a variable force, है ना. वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर चुके थे हम. एंड वी हैव आल्सो सीन द पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दो चीज़ें पता चल गई कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एक मिनट. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता चली कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये एक, पहली चीज़ तो ये रिलेटिव होती है. रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा. इफ यू चेंज द रेफरेंस पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो चेंज. तो फर्स्ट थिंग इज रिलेटिव होती है. दूसरी चीज जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही जनरेट हो सकती है. कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक है. तो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही जनरेट हो सकती हैं. तो अब ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होते हैं. ठीक है, बस अभी इतना आपको याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही जनरेट होंगी, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होगी. नॉन कंजर्वेटिव का जो एग्जांपल है वो है फ्रिक्शन. ठीक है. तो अब आप कहो कि अगर सर फ्रिक्शनल फोर्स हम यूज कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कोई किसी बॉडी के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो सकती है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, वहां से कोई पोटेंशियल एनर्जी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इस वजह से वहां पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो है जनरेट नहीं होगी. क्लियर है. तो दो चीजें हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में याद रखनी है. और तीसरी चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच इन द केस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी उसकी वैल्यू आएगी एम जी एच. या सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अंदर अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, वो होगी एम जी एच के बराबर, जहाँ पे एच जो है उस रेफरेंस पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस है या हाइट है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी. सपोज करो कि अभी हमने अब यहाँ पर एक चीज शो करनी है हमें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करना है कि यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो टोटल की टोटल कंजर्व्ड रहती है, यानी कि ना तो पहले चेंज हुई थी ना बाद में चेंज हुई है. ठीक है. जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर एक बॉल ले ली, यहाँ पे हमने एक बॉल ले ली, ये रही बॉल. जो इस बॉल को हमने कहाँ पर रखा हुआ है, इस बॉल को हमने रखा हुआ है एच हाइट पर. कितनी हाइट पर, इसे हमने एच हाइट पर प्लेस किया हुआ है. तो ऑब्वियस है अगर हम ये ग्राउंड लेवल को रेफरेंस पॉइंट माने, इस ग्राउंड लेवल को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट की हाइट पर प्लेस होने की वजह से हमने क्या किया, हमने इसके अंदर बॉल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर कर दी. अब बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, तो इसका मतलब हो गया कि अब ये हाई पोटेंशियल एनर्जी पर आ गई. तो अब ये क्या करेगी, जैसे ही हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हटाएंगे, वो नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगी, यानी कि जहां पर इसकी एनर्जी लो होने की कोशिश करेगी ये उस तरफ जाएगी. क्लियर है. चलो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉइंट ए, यहाँ पे देखो हमने तीन सिचुएशन लिए, ए बी एंड सी. तीन सिचुएशंस लिए हैं यहाँ पे. तीनों अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हम चेक करेंगे कि इन तीनों सिचुएशन के अंदर चेक करेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ये कंजर्व्ड है या नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले हम पॉइंट ए पर टोटल इसकी एनर्जी को कंजर्व चेक करते हैं. तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक और पोटेंशियल की सम के बराबर होती है टोटल एनर्जी. तो पॉइंट ए पर कितनी होगी, पॉइंट ए पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉडी जो है अभी हमने इसको होल्ड किया हुआ है, यानी कि अभी बॉडी रेस्ट में है, एच हाइट पर बॉडी रेस्ट में है. तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं है. तो उस हिसाब से ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है, उसको टोटल एनर्जी को मैंने कैपिटल ई से डिनोट किया है. तो हमने कहा कि ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो एम के बराबर होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ही है. अब पॉइंट बी की बारी आती है. ये पॉइंट बी पर, यानी कि जब कुछ टाइम के बाद में जब बॉल को ड्रॉप किया तो किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आ गई. मान लो कि
पॉइंट ए से ये एक्स हाइट पर नीचे चली गई, एक्स डिस्टेंस इसको ट्रेवल करते हुए नीचे की तरफ आ गई, पॉइंट बी पर आ गई। अब पॉइंट बी पर आई है तो इस पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे कि इसकी पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी है, तो वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मान लो इस पॉइंट पर आते हुए बॉडी की जो बॉल, ये जो बॉल थी, इस बॉल की जो वेलोसिटी है दैट इज वी बी। तो अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो उस कंडीशन में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर, ये इसके बराबर होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि सर ये रेफरेंस पॉइंट से लिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को मेजर किया जाता है रेफरेंस पॉइंट से। तो ये है इसका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर इस हाइट को हमें मेजर करना है। तो जब ये बॉल बी पॉइंट पर आ गई, यहाँ पर बी पॉइंट पर आ गई, तो उस कंडीशन में इसकी ये वाली जो हाइट होगी इसको हम मेजर करेंगे। तो नीचे से एकदम ए पॉइंट तक की जो हाइट थी वो थी एच, और ए से बी तक की हाइट है एक्स, तो हम कहेंगे कि बची हुई हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स। ठीक है, तो बी पॉइंट की हाइट जो है वो एच माइनस एक्स है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एम जी इंटू एच माइनस एक्स, एम जी इंटू एच माइनस एक्स। ठीक है, तो अब सिंपली हम दोनों को जोड़ देंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो टोटल आ जाएगी, टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर Vb की वैल्यू जो है नहीं पता, तो Vb की वैल्यू नहीं पता तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि सिंपली इसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में ड्रॉप किया गया है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो ये कहता है कि Vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gx, ऊपर से इस पॉइंट तक की हाइट 2gx। तो u की वैल्यू तो यहाँ पर जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हमने सिंपली ड्रॉप किया था, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। ये जो 2gx की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के अंदर प्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर की जगह प्लेस कर दिया 2gx, इसकी वैल्यू आ गई mgx। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई mgx और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई mgh माइनस एक्स। जब दोनों का हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास में फिर से क्या निकला, हमारे पास में निकला Eb इक्वल टू mgh माइनस एक्स, दैट इज mgh। ओके, तो यहां से क्या पता चला कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम देख के कह सकते हैं ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और ये रही इक्वेशन सेकंड। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है इनसे हमें क्या पता चला कि पॉइंट ए पर जितनी टोटल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर भी मिली है। अब थर्ड पॉइंट आता है इसका पॉइंट सी, यानी कि ग्राउंड लेवल पर पहुंच गई। जब ये ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाएगी तो अब उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ बचेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ग्राउंड लेवल से हाइट की वैल्यू जीरो हो गई। तो जब हाइट जीरो हो गया तो उस कंडीशन में पी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये तो जीरो हो जाएगी, लेकिन वहां पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ मिलेगी। तो हमने मान ली कि उस पॉइंट पर नीचे यानी कि पॉइंट सी पर आते आते बॉल की जो वेलोसिटी है वो है वी सी। तो सपोज करो वापस से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मान लिया ये पॉइंट ए था, यहाँ पे हमने बॉल को ड्रॉप किया u इक्वल टू जीरो यानी कि इनिशियली ड्रॉप किया गया, और ये पॉइंट आ गया सी। अब कुछ टाइम पे जब बॉल यहाँ पे आई तो उस पॉइंट पे ये पॉइंट है सी। तो जैसे ही ग्राउंड को ये हिट करने वाली है उस टाइम पे मान लो कि बॉल की वेलोसिटी है वी सी। हमने क्या मान लिया, बॉल की वेलोसिटी है वी सी। इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, फाइनल वेलोसिटी है वी सी, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है यानी कि डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है h के बराबर। तो अब क्या कहेंगे, वापस से हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर में वी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करेंगे। जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या पता चला, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू की वैल्यू जीरो है तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh। क्लियर है, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी mgh, और टोटल एनर्जी भी कितनी निकलेगी mgh के बराबर। तो यहाँ से भी पता चला कि mgh जो है ये टोटल एनर्जी निकली। तो तीनों फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तीनों में इसकी जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी निकल कर आ रही है mgh। इसका मतलब हो गया कि एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड।
थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। इसका जितना टोटल मोशन था उसके अंदर टोटल इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, और वो मैकेनिकल एनर्जी mgh के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? नाउ वी नो दैट मोमेंटम, वी नो दैट
काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में के लिख देता हूँ, इंक्रीज, विल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, कितने परसेंट से इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, मान लो कि हमने पहले तो रिलेशन निकालते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो p जो है वो चेंज हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। सो नया जो p डैश है, p डैश का मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीज्ड लीनियर मोमेंटम है। तो इस इंक्रीज्ड लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, ये p में 50% का मतलब हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई p में 0.5 टाइम्स और इंक्रीमेंट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1.5 p। तो ये p डैश की वैल्यू हो गई, नया जो p डैश है उसकी वैल्यू हो गई 1.5 p। तो अब ये पूछ रहा है कि k डैश यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं p डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, मास तो चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है। तो p डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 p, सॉरी 1.5 p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 पी स्क्वायर बाई 2m। अब देखो ये जो पी स्क्वायर बाई 2m है, ये पी स्क्वायर बाई 2m है, ये किसके बराबर है, ये इनिशियल k के बराबर है। तो k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं k डैश इज इक्वल्स टू 2.25 टाइम्स ऑफ प्रीवियस k। तो इसका मतलब इसके अंदर इंक्रीमेंट कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, सो इंक्रीमेंट इज 2.25 k माइनस k, दैट इज 1.25 k, और सिंपली 125% का इंक्रीमेंट जो है वो हमें देखने को मिला। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज द स्टेटमेंट दैट स्टेट्स दैट द एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ये कहते हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी ना तो बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में ही हमारे पोटेंशियल काइनेटिक हो गया, वर्क हो गया। अब इसके अंदर मैंने हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जीज के बारे में भी बताया था कि हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जिनका कंप्लीट इंटरचेंज एक दूसरे में पॉसिबल है, दोज आर हाई ग्रेड एनर्जी। और जैसे कि वर्क हो गया, हीट हो गया, इनका क्या है,